अब टेकल मैंने कहा था कि पेज नंबर 15 से आगे करवाऊंगी। तो हम भारतीय कला के बारे में पढ़ रहे थे। भारतीय कला का भारतीय धर्म और दर्शन से इतना गहरा रिश्ता है कि जब तक किसी को उन आदर्शों की जानकारी ना हो जिससे भारतीय मानस शासित होता है, तब तक उसके लिए इसको पूरी तरह सराहना संभव नहीं है। भारतीय कला और भारतीय धर्म का आपस में क्या है? गहरा रिश्ता है। ठीक है, आगे चलो। भारतीय कला में हमेशा एक धार्मिक प्रेरणा होती है, एक पारदृष्टि होती है, कुछ वैसी ही जिसने संभवतः यूरोप के महान गिरजाघरों के निर्माताओं को प्रेरित किया था। सौंदर्य और कल्पना आत्मनिष्ठ में की गई है, वस्तुनिष्ठ रूप से नहीं। वह आत्मा से संबंध रखने वाली चीज़ है, भले ही वह रूप या पत्थर में भी आकर्षक आकार ग्रहण कर ले। यूनानियों ने सौंदर्य से निस्वार्थ भाव से प्रेम किया। उन्हें सौंदर्य में केवल आनंद ही नहीं मिलता था, वे उसमें सत्य के दर्शन भी करते थे। भारतीय प्राचीन भी सौंदर्य से प्रेम करते थे, पर वे हमेशा अपनी रचनाओं में कोई गहरा अर्थ भरने का प्रयत्न करते थे। मतलब जो इनकी कला थी वो धर्म से जुड़ी हुई थी। ठीक है बेटा, धर्म उसमें बीच में था। अब कह रहा है सौंदर्य से प्रेम करना। सौंदर्य मतलब प्रकृति से, आत्मा की जो आनंद की अनुभूति होती है, वो अनुभूति जो है कलाओं में दिखा करती थी। आगे चलो। भारतीय कविता और संगीत की तरह कला में भी कलाकार से यह उम्मीद की जाती थी कि वह प्रकृति की सभी मनोदशाओं का तादात्म्य स्थापित करे, ताकि वह प्रकृति और विश्व के साथ मनुष्य के मूलभूत सामंजस्य को अभिव्यक्त कर सके। ठीक है, कलाकार से भी यही अपेक्षा रखी जाती थी कि वो प्रकृति को अच्छी तरह से अपनी कला में दिखाए। भारत की विशेषता उसकी मूर्ति कला और स्थापत्य में है, जिस तरह चीन और जापान की विशेषता उसकी चित्रकला में है। भारतीय संगीत, जो यूरोपीय संगीत से बहुत भिन्न है, अपने ढंग से बहुत विकसित था। भारतीय संगीत अलग था यूरोपीय संगीत से, लेकिन बहुत कैसा था? विकसित था। इस दृष्टि से भारत का बहुत विशिष्ट स्थान है और संगीत के क्षेत्र में चीन और सुदूर पूर्व के अलावा उसने एशियाई संगीत को बहुत दूर तक प्रभावित किया था। किसने? भारतीय संगीत ने। एशिया के दूसरे देशों की तरह भारत में भी कला के विकास पर गढ़ी हुई मूर्तियों के विरुद्ध धार्मिक पूर्वाग्रह का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। वेद मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे और बौद्ध धर्म में भी अपेक्षाकृत बाद के समय में ही बुद्ध की मूर्तियाँ और चित्र बनाए जा सके। किसके विरुद्ध थे? मूर्ति पूजा के। बौद्ध में भी बहुत बाद में क्या बनाए? मूर्तियों व चित्र बनाए गए। मथुरा के संग्रहालय में बोधिसत्व की एक विशाल, शक्तिशाली और प्रभावशाली पाषाण प्रतिमा है। पाषाण होती है पत्थर की मूर्ति, बौद्ध की पत्थर की मूर्ति। इसका निर्माण ईस्वी सन के आरंभ के आसपास कुषाण युग में हुआ था। अब देखो बेटे, संग्रहालय क्या होता है? संग्रहालय मीन्स संग्रह करना, इकट्ठा करने की जगह। संग्रहालय में पुरातत्व विभाग जो होता है, जो प्राचीन जो है बहुत पुरानी चीज़ों को खोद कर
या ढूंढकर निकालता है वह पुरातत्व विभाग होता है। पुरातत्व विभाग जो चीज़ें उनको मिलती हैं खुदाई के दौरान वो कहाँ पर रखते हैं? संग्रहालय में। ठीक है बेटा, आगे चलो। भारतीय कला अपने आरंभिक काल में प्रगतिवाद से भरी है, जो कुछ अंशों में चीनी प्रभाव के कारण हो सकता है। भारतीय कला के इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं पर चीनी प्रभाव दिखाई पड़ता है। प्रकृतिवाद से भरी हुई मतलब प्रकृति का उसमें क्या था? प्रकृति का उसमें चित्रण किया गया था। किसमें? भारतीय कला में। ठीक है, जो कुछ अंशों वह किससे प्रभावित हुई भारतीय कला? चीन से। भारतीय कला के इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं में चीनी प्रभाव दिखाई पड़ता है। 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त काल के दौरान, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब आपने शायद एसएस में पढ़ा होगा ये प्रश्न कि भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। स्वर्ण युग का मतलब यह नहीं है कि उस युग में सोना ही सोना था। स्वर्ण युग का मतलब यह है कि गुप्त काल के शासकों के दौरान भारत ने चारों तरफ से बहुत ज़्यादा विकास किया। उसमें चाहे कृषि हो गई, चाहे कला की दृष्टि से हो गए, चाहे नाटककार की दृष्टि से हो गए, चाहे चित्र की दृष्टि से हो गए, चाहे शासन व्यवस्था से हो गए, चारों तरफ से बहुत ज़्यादा क्या किया था? उन्नति की थी और शासन एक व्यवस्थित तरीके से चलाया जाता था। पीछे आपने पढ़ा था ना, ध्यान हो तो याद रखा करो पिछली बातें। अजंता की गुफाएं खोदी गई और उसमें भित्ति चित्र बनाए गए। बाघ और बादामी की गुफाएं भी इसी काल की है। बाघ और बादामी की गुफाएं जगह का नाम होगा बेटा, वहाँ की गुफाएं भी इसी काल की है। और अजंता की गुफाओं में क्या मिले? भित्ति चित्र। कल पढ़ा था, वही है सेम लाइन। अजंता हमें किसी स्वप्न की तरह दूर किंतु असल में एकदम वास्तविक दुनिया में ले जाती है। इन भित्ति चित्रों को बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया था। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है आपका कि अजंता की गुफाओं में दीवारों पर जो चित्र थे वो किसने बनाए थे? बौद्ध भिक्षुओं ने बनाए थे। बहुत समय पहले उनके स्वामी ने कहा था, स्त्रियों से दूर रहो, उनकी तरफ देखो भी नहीं क्योंकि वे खतरनाक हैं। इसके बावजूद इन चित्रों में स्त्रियों की कमी नहीं है। सुंदर स्त्रियां, राजकुमारियां, गायिकाएं, नर्तकियां बैठी और खड़ी श्रृंगार करती हुई या शोभा यात्रा में जाती हुई है। चित्र किसके हैं? सुंदर स्त्रियों के, राजकुमारियों के, गायिकाओं के और नर्तकियों के, जो नाचने वाली होती हैं और श्रृंगार करती हुई शोभा यात्रा में जाती हुई महिलाओं के श्रृंगार करती हुई। ये चित्रकार भिक्षु संसार की और जीवन के गतिशील नाटक को कितनी अच्छी तरह जानते थे। ये कह रहा है जिन्होंने चित्र बनाए हैं वे संसार को कितनी अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने ये चित्र उतने ही प्रेम से बनाए हैं जितने प्रेम से उन्होंने बोधिसत्व को उनकी शांत लोकोत्तर गरिमा में चित्रित किया है। उन्होंने बौद्ध की जो शांत गरिमा है, जितनी प्रेम से वो गरिमा को उन्होंने चित्रित किया था, उतने ही प्रेम से उन्होंने इन चित्रों को चित्रित किया था। 7वीं 8वीं शताब्दियों में ठोस चट्टानों को काटकर एलोरा की विशाल गुफाएं तैयार हुई। ये वही है बेटा जो हमने कल पढ़ा था, जिनके बीच में कैलाश का विशाल मंदिर है। एलोरा की गुफाओं के बीच में किसका विशाल मंदिर है? कैलाश का। यह अनुमान करना कठिन है कि इंसान ने इसकी कल्पना कैसे की होगी या कल्पना करने के बाद अपनी कल्पना को रूपाकार कैसे दिया होगा। एक होता है कल्पना करना, दूसरा होता है उस कल्पना को
लिखना या चित्रों द्वारा अंकित करना, दिखाना। एलिफेंटा की गुफाएं भी इसी समय की है, जहां प्रभावशाली और रहस्यमयी त्रिमूर्ति बनी हुई है। दक्षिण भारत के महाबलीपुरम की इमारतों का निर्माण भी इसी समय हुआ था। अब देखो, ये आपको अजंता एलोरा की गुफाओं के जो चित्र हैं वो दिखाए गए हैं साइड में। अजंता एलोरा की गुफाओं का चित्र ये देखो आपके साइड में है। आगे चलो। ये देखो पीछे पड़ा था ना बालीपुरम में, बालीपुरम की इमारत। देखो बेटे कैसे, कहाँ बने हैं ये चित्र, देखो ध्यान से। ये चित्र शिलाओं पर, चट्टानों पर बनाए गए हैं, देखो हाथियों को। और ये देखो इमारतें। मतलब देखने से क्या अनुभव होता है कि कितनी गहरी उनकी क्या थी, सोच थी, और कितने परिश्रम से उन्होंने ये चित्र बनाए होंगे। देखो पत्थर के आकार को हाथी का आकार कैसे दिया गया है। और इधर देखो कितनी अच्छी तरह से, ये बीच में आकृति स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही, लेकिन यहाँ पे कुछ चित्र बनाए हैं। आगे चलो बेटा। एलिफेंटा की गुफाओं में नटराज शिव की एक खंडित मूर्ति है। खंडित होता है टूटी हुई। नटराज शिव की मूर्ति है जो नाच रहे हैं, जिसमें शिव नृत्य की मुद्रा में है। हवीन का कहना है कि शत विशत अवस्था में भी यह मूर्ति भीमाकार शक्ति के मूर्त रूप है और इसकी कल्पना अत्यंत विशाल है। शतविशत होता है थोड़ी सी खंडित, उस अवस्था में भी मूर्ति क्या है, भीमाकार शक्ति के, मतलब बहुत बड़ी शक्ति के रूप में है वो मूर्ति, बहुत बड़े आकार की, जिसकी कल्पना करना भी क्या है, अत्यंत विशाल है। ब्रिटिश संग्रहालय में विश्व का सृजन और नाश करते हुए नटराज शिव की एक और मूर्ति है। कहाँ पर? ब्रिटिश के संग्रहालय में। एपस्टीन ने लिखा है कि उनकी विशालयात्मकता काल के विराट युगों का आह्वान करती है। काल में जो हर काल में नए नए जो युग आए हैं उसको क्या करती हैं, दर्शाती हैं, आह्वान करती हैं, निमंत्रित करना लयात्मक काल का। जावा में बोरीवधूर से बोधिसत्व का एक सिर कोपेनहेगन के गलिप्टोटेक से लाया गया है। ये जगह का नाम है बेटा। बोरीवधूर में बोधिसत्व का एक सिर कहाँ से लाया गया है? कोपेनहेगन के गलिप्टोटेक से लाया गया है। रूपगत सौंदर्य की दृष्टि से तो यह सिर सुंदर है ही, इसमें कुछ और गहरी बात है जो बोधिसत्व की शुद्ध आत्मा को इस तरह उद्घाटित करती है जैसे दर्पण का प्रतिबिंब। मतलब उन्होंने इतनी अच्छी तरह से उसको मूर्ति को बनाया है जैसे दर्पण का जब आप शीशा देखते हो तो आपको क्या दिखता है? एज इट इज़ अपनी शक्ल दिखती है, ऐसी की ऐसी। तो वो कह रहे हैं इतनी सुंदर तरीके से बनाया गया है कि जैसे अभी वो बोलने लग जाएं। वह एक ऐसा चेहरा है जिसमें समुद्र की गहराइयों को प्रति शांति, निर्भर नीले आकाश की स्वच्छता और इंसानी पहुंच से परे का परम सौंदर्य मूर्तिवान हुआ है। आगे चलो बेटा। भारत का विदेशी व्यापार। अभी तक तो हम कलाओं के बारे में पढ़ रहे थे, आगे चलो। विदेशों के साथ व्यापार कैसा था भारत का?
ईस्वी सन के पहले 1000 वर्षों के दौरान भारत का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और बहुत से विदेशी बाजारों पर भारतीय व्यापारियों का नियंत्रण था। भारतीय व्यापारियों का नियंत्रण था किस पर? विदेशी बाजारों पर। ईस्वी सन के पहले 1000 वर्षों के दौरान भारत का व्यापार कैसा था? अच्छा था, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। पूर्वी समुद्र के देशों में तो उसका प्रभुत्व था ही, उधर से उधर वह भूमध्य सागर तक भी फैला हुआ था। पूर्व की तरफ अपना उनका क्या था? प्रभुत्व था, दबदबा था और भूमध्य सागर तक उनका व्यापार फैला हुआ था। भारत में बहुत प्राचीन काल से कपड़े का उद्योग बहुत विकसित हो चुका था। कपड़े का उद्योग, भारतीय कपड़ा दूर दूर के देशों में जाता था। रेशमी कपड़ा भी यहाँ काफ़ी समय से बनता रहा है, लेकिन वह शायद उतना अच्छा नहीं होता था जितना चीनी रेशम, जिसका आयात यहाँ ईस्वी पूर्व 4वीं शताब्दी में किया जाता है। अब यदि शॉर्ट क्वेश्चन बना जाए तो इसका ये बनेगा कि भारत में रेशम का कपड़ा कब बनाया जाता था? आयात करना होता है अपनी चीज़ों को, बाहर से चीज़ों को लाना, आयात, जिसका आयात ईस्वी पूर्व 4वीं शताब्दी में किया जाता था। भारतीय रेशम उद्योग ने बाद में विकास किया, लेकिन बहुत नहीं। कपड़े को रेंगने की कला में उल्लेखनीय प्रगति हुई और पक्के रंग तैयार करने के खास तरीके खोज निकाले गए। अब देखो, आपको तो बनी बनाई मिल जाता है सब कुछ, जो पहले खोज रखा है उसी को तो पढ़ना है। इन्होंने खुद खोजा था सब कुछ। आरंभिक सभ्यता में कुछ भी नहीं था। जो कुछ भी खोज की गई थी इंसान के द्वारा खुद की गई थी। इनमें से एक नील का रंग था, जिसे अंग्रेजी में इंडिगो कहते हैं। यह शब्द इंडिया से बना है और अंग्रेजी में यूनान के माध्यम से आया है। ईस्वी सन की आर्थिक शताब्दियों में भारत में रसायन शास्त्र का विकास हुआ और देशों की तुलना में शायद अधिक हुआ था। रसायन शास्त्र का विकास भारतीय प्राचीन काल से ही फौलाद को ताव देना जानते थे। भारतीय फौलाद और लोहे की दूसरे देशों में बहुत कदर की जाती थी, विशेष रूप से युद्ध के। इधर देखो बेटा, चित्र बना हुआ है, ये किसका है? ये मेहरौली, दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा लौह स्तंभ, जिसका निर्माण लगभग 1500 साल ईस्वी पहले हुआ। लौह स्तंभ कुतुब मीनार में खड़ा, ये वाला लौह स्तंभ, ठीक है। निर्माण कब हुआ था? 1500 ईस्वी शताब्दी पहले हुआ था। आगे चलो। विशेष रूप से युद्ध के कामों में भारतीयों को और बहुत सी धातुओं की भी जानकारी थी और उनका इस्तेमाल किया जाता था। औषधियों के लिए धातुओं के मिश्रण तैयार किए जाते थे। आसव और भस्म बनाना ये लोग खूब जानते थे। औषध विज्ञान काफ़ी विकसित था। कौन सा विज्ञान? औषध विज्ञान। मध्य युग तक प्रयोगों में काफ़ी विकास किया जा चुका था, गरचे ये प्रयोग मुख्य रूप से प्राचीन ग्रंथों पर आधारित थे। शरीर रचना और शरीर विज्ञान का अध्ययन किया जाता था और हार्वे से बहुत पहले रक्त संचार की बात सुझाई जा चुकी थी। खगोल शास्त्र, जो विज्ञानों में प्राचीनतम है, विद्यालयों के पाठ्यक्रम का नियमित विषय था और फलित ज्योतिष को इससे मिला लिया जाता था। एक निश्चित पंचांग भी तैयार किया गया था, जो अब भी प्रचलित है। जो लोग समुद्री यात्रा पर निकलते थे
उनके लिए खगोल शास्त्र का ज्ञान व्यवहारिक दृष्टि से बहुत सहायक होता था। यह कहना कठिन है कि उस समय तक यंत्रों ने कितनी प्रगति की थी, लेकिन जहाज बनाने का उद्योग खूब चलता था। इसके अलावा विशेष रूप से युद्ध में काम आने वाली तरह तरह की मशीनों के हवाले भी मिलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय भारत औजारों का निर्माण एवं प्रयोग में और रसायन शास्त्र एवं धातु शास्त्र संबंधी जानकारी में किसी देश से पीछे नहीं था। ठीक है बेटा, भारत औजार के निर्माण में, रसायन और धातु शास्त्र के उसमें जानकारी में पीछे नहीं था। इसी कारण कई सदियों तक वह कई विदेशी मंडियों को अपने बस में रख सका। विदेशी मंडियों को अपने बस में रख सका। आगे चलो। भारत में गणित शास्त्र। यह माना जाता है कि आधुनिक अंक गणित और बीज गणित की नींव भारत में ही पड़ी थी। देखो बेटा, अंक गणित और बीज गणित की नींव कहाँ पड़ी थी? भारत में। गिनती के चौकटे को इस्तेमाल करने की फूहड़ पद्धति, रोमन और उसी तरह की संख्याओं के इस्तेमाल ने बहुत समय तक प्रगति में बाधा डाली, जबकि शून्यांक मिलाकर 10 भारतीय संख्याओं ने मनुष्य की वृद्धि को इन बाधाओं से बहुत पहले मुक्त कर दिया था। किसने? भारतीयों ने। और अंकों के व्यवहार पर अत्यधिक प्रकाश डाला था। वे अंक चिन्ह बेजोड़ थे और दूसरे देश में प्रयोग किए जाने वाले तमाम चिन्हों से एकदम भिन्न थे। भारत में ज्यामिति, अंकगणित, बीजगणित का आरंभ बहुत प्राचीन काल में हुआ था। शायद आरंभ में वैदिक वेदियों पर आकृतियाँ बनाने के लिए एक तरह से ज्यामितीय बीजगणित का प्रयोग किया जाता था। हिंदू संस्कारों में ज्यामितिक आकृतियाँ अब भी आमतौर पर काम में लाई जाती हैं। भारत में ज्यामिति का विकास अवश्य हुआ, पर इस क्षेत्र में ज्योमेट्री, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो, इस क्षेत्र में यूनान और सिकंदरिया आगे बढ़ गए। सिकंदर के रहने वाले। अंक गणित और बीज गणित में भारत आगे बना रहा। जिसे शून्य या कुछ नहीं कहा जाता है, वह आरंभ से एक बिंदी या नुक्ते की तरह थी। बाद में उसने एक छोटे वृत्त का रूप धारण किया। उसे किसी भी और अंक की तरह एक अंक समझा जाता था। शून्यांक या स्थान मूल्य वाली दशमलव विधि को स्वीकार करने के बाद अंक गणित और बीज गणित में तेजी से विकास करने की दिशा के कपाट खुल गए। किसके बाद? शून्यांक और स्थान मूल्य दशमलव विधि को स्वीकार करने के बाद। बीज गणित पर सबसे प्राचीन ग्रंथ ज्योतिर्विद आर्यभट्ट का है। किसका है बेटा? शॉर्ट क्वेश्चन में बीज गणित में सबसे प्राचीन ग्रंथ किसका है? ज्योतिर्विद ग्रंथ है, आर्यभट्ट द्वारा रचित है। ज्योतिर्विद ग्रंथ आर्यभट्ट द्वारा रचित, जिनका जन्म 427 ईस्वी में हुआ था। आर्यभट्ट का जन्म 427 ईस्वी में हुआ था। भारतीय गणित शास्त्र में अगला महत्वपूर्ण नाम किसका है? भास्कर का, जो 522 ईस्वी में आए। उसके बाद ब्रह्मपुत्र का है, जो 628 ईस्वी में आए। ब्रह्मपुत्र प्रसिद्ध खगोल शास्त्री भी था, जिसने शून्य पर लागू होने वाले नियम निश्चित किए और इस क्षेत्र में और अधिक उल्लेखनीय प्रगति की। इसके बाद अंक गणित और बीज गणित पर लिखने वाले गणितज्ञों की परंपरा मिलती है। इनमें अंतिम महान नाम भास्कर द्वितीय का है, जिनका जन्म 1114 ईस्वी में हुआ। 427 से शुरू हुआ था, 1114 तक खोज चलती गई। उसने खगोल शास्त्र, बीज गणित और अंक गणित पर क्रमशः 3 ग्रंथों की रचना की। किसने? भास्कर द्वितीय ने 3 ग्रंथों की रचना की, खगोल शास्त्र, बीज गणित और अंक गणित पर। अंक गणित पर उनकी प्रमुख पुस्तक का नाम लीलावती है।
जो स्त्री का नाम होने के कारण गणित की पुस्तक के लिए विचित्र लगता है। विश्वास किया जाता है कि लीलावती भास्कर की पुत्री थी, क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। पुस्तक की शैली सरल और स्पष्ट है और छोटी उम्र के लोगों की समझ के लिए उपयुक्त है। इस पुस्तक का संस्कृत विद्यालयों में अब भी कुछ हद तक अपनी शैली के कारण इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलो बेटा। 8वीं शताब्दी में खलीफा आलम मंसूर के राज्य काल में कई भारतीय विद्वान बगदाद गए और अपने साथ वे जिन पुस्तकों को ले गए वे खगोल शास्त्र और गणित की पुस्तकें थीं। उन्होंने अरबी जगत में गणित शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के विकास को प्रभावित किया। वहाँ भारतीय अंक प्रचलित हुए। बगदाद उस समय विद्या अभ्यास का बड़ा केंद्र था। कौन सा? बगदाद। और यूनानी और यहूदी विद्वान वहाँ एकत्र होकर अपने साथ यूनानी दर्शन, ज्यामिति और विज्ञान ले गए थे। मध्य एशिया से स्पेन तक सारी इस्लामी दुनिया पर बगदाद का सांस्कृतिक प्रभाव महसूस किया जा रहा था और अरबी अनुवादों के माध्यम से भारतीय गणित का ज्ञान इस व्यापक क्षेत्र में फैल गया था। अरबी जगत से यह नया गणित संभवतः स्पेन के मूल विश्वविद्यालयों के माध्यम से यूरोपीय देशों में पहुंचा और इससे यूरोपीय गणित की नींव पड़ी। यूरोप में इन नए अंकों का विरोध हुआ और इनके आमतौर पर प्रचलन में कई सौ वर्ष लग गए। इनका सबसे पहला प्रयोग, जिसकी जानकारी मिलती है, 1134 ईस्वी में सिसिली के एक सिक्के में हुआ। ब्रिटेन में इसका पहला प्रयोग 1490 ईस्वी में किया गया या हुआ। विकास और ह्रास, उन्नति और पतन। ईस्वी सन के पहले 1000 वर्षों में भारत में आक्रमणकारी तत्वों और आंतरिक झगड़ों के कारण बहुत उतार चढ़ाव आए। फिर भी यह समय ऊर्जा से उफानता और सभी दिशाओं में अपना प्रसार करते हुए कर्मठ राष्ट्रीय जीवन का समय रहा है। ईरान, चीन, यूनानी जगत, मध्य एशिया से उसका संपर्क बढ़ता है और इस सब से बढ़कर पूर्वी समुद्र की ओर बढ़ने की शक्तिशाली प्रेरणा पैदा होती है। परिणाम स्वरूप भारतीय उपनिवेशों की स्थापना और भारतीय सीमाओं को पार कर दूर दूर तक भारतीय संस्कृति का प्रसार होता है। इन हजारों वर्षों के बीच के समय में, यानी 4वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर 6वीं शताब्दी तक, गुप्त साम्राज्य समृद्ध हुआ। शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, 4वीं शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी तक गुप्त साम्राज्य क्या हुआ? समृद्ध हुआ, फला फूला। यह भारत का स्वर्ण युग कहलाता है। पीछे आ चुके हैं। इस युग के सांस्कृतिक साहित्य में एक प्रकार की प्रशांति, आत्मविश्वास, आत्माभिमान की तृप्ति और उमंग दिखाई पड़ती है। यानी लोग कैसे थे? कुछ ना कुछ नया अनुभव करने वाले थे। आगे चलो। स्वर्ण युग के समाप्त होने से पहले ही कमजोरी और ह्रास के लक्षण भी प्रकट होने लगते हैं। उत्तर पश्चिम में गोरे खून के दल आते हैं। गोरे खून का कौन था? सबसे पहले आया था जो मिहिर गुल, और बाद में वापस खदेड़ दिए जाते थे, किंतु धीरे धीरे वे उत्तर भारत में अपनी राह बना लेते हैं और आधी शताब्दी तक पूरे उत्तर में अपने को राजसत्ता के रूप में प्रतिष्ठित कर लेते हैं। इसके बाद अंतिम गुप्त सम्राट मध्य भारत के एक शासक यशोवर्मन के साथ मिलकर बहुत प्रयत्न करके हुणों को निकाल कर बाहर करता है। ये पीछे आ चुकी है लाइन, याद हो आपको तो। इस लंबे संघर्ष ने समय को राजनीतिक और सैनिक दोनों दृष्टियों से दुर्बल बना दिया। दुर्बल, कमजोर। हुणों के उत्तर भारत में बस जाने के कारण लोगों में धीरे धीरे एक अंदरूनी परिवर्तन घटित हुआ। हुणों के पुराने वृत्तांत कठोरता और बर्बर व्यवहार से भरे पड़े थे। ऐसा व्यवहार जो युद्ध और शासन के भारतीय आदर्शों से एकदम
भिन्न था। 7वीं शताब्दी में हर्ष के शासनकाल में उज्जैनी, जो गुप्त शासकों की शानदार राजधानी थी, फिर से कला, सांस्कृतिक और एक शक्तिशाली साम्राज्य का केंद्र बनती है। लेकिन आने वाली सदियों में वह भी कमज़ोर पड़कर धीरे धीरे खत्म हो जाती है। 9वीं शताब्दी में गुजरात का मिहिर भोज उत्तर और मध्य भारत के छोटे राज्यों को मिलाकर एक संयुक्त राज्य कायम करके कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। एक बार फिर साहित्यिक पुनर्जागरण होता है, जिसके प्रमुख व्यक्तित्व राजशेखर हैं। 11वीं शताब्दी के आरंभ में एक बार फिर दूसरा भोज सामने आता है, जो बहुत पराक्रमी और आकर्षक है और उज्जैनी फिर एक बड़ी राजधानी बनती है। यह भोज बड़ा अद्भुत व्यक्ति था, जिसने अनेक क्षेत्र में प्रतिष्ठा हासिल की। वह व्याकरण और कोशकार था, साथ ही उसकी दिलचस्पी भेषज और खगोल शास्त्र में थी। उसने इमारतों का निर्माण करवाया और कला तथा साहित्य का संरक्षण किया। वह स्वयं कवि और लेखक था, जिसके नाम से कई रचनाएं मिलती हैं। उसका नाम महानता, विशुद्धता और उदारता के प्रतीक के लिए लोक कथाओं और किस्सों का हिस्सा बन जाता है। एक तमाम चमकदार टुकड़ों के बावजूद एक भीतरी कमजोरी ने भारत को जकड़ रखा है। उससे उसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा ही नहीं, बल्कि उसके रचनात्मक क्रियाकलाप भी प्रभावित होते दिखाई पड़ते हैं। यह प्रक्रिया बहुत धीमी गति से चलती रही है और दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत को जल्द प्रभावित किया। वस्तुतः दक्षिण आक्रमणकारियों के लगातार हमलों का मुकाबला करने के दबाव से बचा रहा। उत्तर में अनिश्चित स्थिति से बचाव के लिए बहुत से लेखक, कलाकार, वास्तुशिल्पी दक्षिण में जाकर बस गए। दक्षिण के शक्तिशाली राज्यों ने इन लोगों को रचनात्मक कार्य करने के लिए ऐसा अवसर दिया होगा जो उन्हें दूसरी जगह नहीं मिला। गर्चे उत्तरी भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, पर जीवन वहाँ समृद्ध और वहाँ कई केंद्र सांस्कृतिक और दार्शनिक दृष्टि से सक्रिय थे। हमेशा की तरह बनारस धार्मिक और दार्शनिक विचारों का गढ़ था। लंबे समय तक कश्मीर भी बौद्धों और ब्राह्मणों के संस्कृत ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र रहा। भारत में बड़े बड़े विश्वविद्यालय रहे। इनमें सबसे प्रसिद्ध नालंदा था, जिसके विद्वानों का पूरे भारत में आदर किया जाता था। यहाँ चीन, जापान और तिब्बत के विद्यार्थी आते थे, बल्कि कोरिया, मंगोलिया और बुखारा से भी अधिक, और दार्शनिक विषयों के अलावा दूसरे विषयों की शिक्षा भी दी जाती थी। कला और वास्तुशिल्पी के विभाग थे, वैद्यक का विद्यालय था, कृषि विभाग था, डेयरी फार्म था, पशु थे। विदेशों में भारतीय सभ्यता का प्रचार ज़्यादातर नालंदा के विद्वानों ने किया। अब ये जो आपने पूरा पीछे पाठ में पढ़ा था ना, उसका सारांश सही है। इसके अलावा बिहार में आजकल के भागलपुर के पास विक्रमशिला और काठियावाड़ में वल्लभी विश्वविद्यालय थे। कहाँ पर? बिहार में, जो आजकल भागलपुर है। गुप्त शासकों के समय में उज्जैनी विश्वविद्यालय का उत्कर्ष हुआ। दक्षिण में अमरावती विश्वविद्यालय। अब देखो कितने विश्वविद्यालय बन गए, ये सब का नाम है। ज्यों-ज्यों सहस्राब्दी समाप्ति पर आती है, यह सब सभ्यता के तीसरे पहर जैसा लगने लगता है। दक्षिण में अब भी तेजस्विता और शक्ति शेष थी, और वह कुछ और शताब्दियों तक बनी रही, पर ऐसा लगता था जैसे हृदय स्तंभित हो चला हो, उनकी धड़कनें मंद होने लगी हो। 8वीं शताब्दी में शंकर के बाद कोई महान दार्शनिक नहीं हुआ। शंकर भी दक्षिण भारतीय थे। ब्राह्मण और बौद्ध दोनों धर्मों का ह्रास होने लगा
और पूजा के विस्तृत रूप सामने आने लगे, विशेषकर तांत्रिक पूजा और योग पद्धति के भ्रष्ट रूप। साहित्य में भवभूति 8वीं शताब्दी में आखिरी बड़ा व्यक्ति था। कौन? भवभूति। गणित में आखिरी बड़ा नाम भास्कर द्वितीय का था। कला में ई.वी. हवेल के अनुसार 7वीं या 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक भारतीय कला का महान युग था। यही समय यूरोप में गॉथिक कला के चरम विकास का समय था। प्राचीन भारत कला की रचनात्मक प्रवृत्ति का ह्रास स्पष्ट रूप से 16वीं शताब्दी में होने लगा था। मेरा ख्याल है कला के क्षेत्र में भी उत्तर की अपेक्षा दक्षिण भारत में ही पुरानी परंपरा ज़्यादा लंबे समय तक कायम रही। उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में उपनिवेशों में बसने के लिए आखिर बड़ा दल दक्षिणी से 9वीं शताब्दी में गया था, लेकिन दक्षिण में चोल वंशी 11वीं शताब्दी में तब तक एक बड़ी समुद्री शक्ति बने रहे जब तक उन्हें श्री विजय से परास्त करके उन पर विजय नहीं प्राप्त कर ली। समय के साथ भारत क्रमशः अपनी प्रतिभा और जीवन शक्ति को खोता जा रहा था। यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी और कई सदियों तक चलती रही। इसका आरंभ उत्तर में हुआ और अंत में यह दक्षिण पहुंच गई। यह राजनीतिक पतन और सांस्कृतिक गतिरोध के कारण क्या थे? राधा कृष्णन का कहना है कि भारतीय दर्शन ने अपनी शक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ खो दी। धीरे धीरे पतन होने लगा बेटा। यह सही है कि राजनीतिक स्वतंत्रता खो जाने से सांस्कृतिक ह्रास अनिवार्य रूप से शुरू हो जाता है, लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता तभी छिनती है जब उससे पहले किसी तरह का ह्रास शुरू हो जाता है। भारत जैसा विशाल और विकसित और अत्यंत सभ्य देश बाह्य आक्रमणों के सामने तभी हार मानेगा जब या तो भीतर से खुद पतनशील हो या आक्रमणकारी युद्ध कौशल में उससे आगे हो। भीतरी ह्रास भारत में इन हजारों वर्षों के अंत में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ता है। हर सभ्यता के जीवन में ह्रास और विघटन का दौर बार बार आते हैं, पर भारत ने उनसे बच कर नए सिरे से अपना कायाकल्प कर लिया। उनमें एक ऐसा सक्रिय अंत सतल रहा है जो संपर्कों से अपने को हमेशा ताज़ा रूप देकर फिर से अपना विकास करता रहा। कुछ इसी रूप में भी अतीत से भिन्न होकर भी उसके साथ गहरा संबंध बना रहा। भारत में हमेशा से व्यापार में रूढ़िवादिता और विचारों में विस्फोट का विचित्र संयोग रहा है। रूढ़िवाद होता पुराने विचार। सभ्यता के ध्वस्त होने के हमारे सामने बहुत उदाहरण है। ध्वस्त होता छिन्न भिन्न होना। इनमें सबसे उल्लेखनीय उदाहरण यूरोप की प्राचीन सभ्यता का है, जिसका अंत रोग के पतन के साथ हुआ। भारतीय सभ्यता का ऐसा नाटकीय अंत ना उस समय हुआ ना बाद में, किंतु उत्तरोत्तर पतन साफ दिखाई पड़ता है। शायद यह भारतीय समाज व्यवस्था के बढ़ते हुए कट्टरपन और गैर मिलनसारी का अनिवार्य परिणाम था, जिसे यहाँ की जाति व्यवस्था में देखा जा सकता है। जहाँ भारतीय विदेश चले गए, जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया में, वहीं उनकी मानसिकता, रीति रिवाज, अर्थव्यवस्था किसी में इतना कट्टरपन दिखाई नहीं पड़ता। अगले 400-500 वर्षों तक वे इन उपनिवेशों में फले फूले और उन्हें तेजस्विता और रचनात्मक शक्ति का परिचय दिया। स्वयं भारत में गैर मिलनसारी की भावना ने उसकी रचनात्मकता को नष्ट कर दिया। गैर मिलनसारी मतलब इसमें फिर बाहर से आने वालों का बेटे वो करने लगे थे ना, क्या करने लगे थे, उन्हें स्वीकारा नहीं जाता था। गैर मिलनसारिता किसी से मेल मिलाप ना रखना। जीवन निश्चित चौकटों में बट गया, जहाँ हर आदमी का धंधा स्थायी और नियत हो गया। देश की सुरक्षा के लिए युद्ध करना क्षत्रियों का काम हो गया। अब देखो,
जातियाँ बट गई, पहले नहीं थी ना, अब बट गई। ब्राह्मण और क्षत्रिय वाणिज्य व्यापार को नीची नज़र से देखते थे। नीची जाति वालों को शिक्षा और विकास के अवसरों से वंचित रखा गया। उन्हें अपने से ऊंची जाति के लोगों के अधीन रहना सिखाया गया। भारतीय सामाजिक ढांचे ने भारतीय सभ्यता को अद्भुत दृढ़ता दी थी, उनके गुटों को शक्ति दी और उन्हें एकजुट किया। लेकिन एक बात बेहतर एकता और विकास के लिए बाधक हुई। इन्हें दस्तकारी, शिल्प, वाणिज्य और व्यापार का विकास किया, लेकिन हमेशा अलग अलग समुदाय के भीतर। इस तरह खास ढंग से धंधे पुश्तैनी बन गए और अन्य ढंग से कामों से बचने और पुरानी लकीर पीटते रहने की प्रवृत्ति पैदा हो गई। क्या हो गया? आश्रम में बट गया समाज, क्षत्रिय आश्रम, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य, इनमें बट गया। इनमें बटने के बाद उनके काम बट गए। एक जो जाति बटी है वो दूसरी जाति का काम करने में क्या हो गई? विफल हो गई, नहीं करा करती। तो इससे क्या होने लगा? राष्ट्र जो है नीचे की ओर जाने लगा। इससे बड़ी संख्या में लोगों को विकास के अवसरों से वंचित करते हुए उन्हें स्थायी रूप से समाज की सीढ़ी का नीचा दर्जा देकर यह मूल्य चुकाया गया। इसी कारण हर तरफ हास हुआ, विचारों में, दर्शन में, राजनीति में, युद्ध की पद्धति में, बाहरी दुनिया के बारे में जानकारी और उसके साथ संपर्क में। साथ ही क्षेत्रीयता का भाव बढ़ने लगा। भारत की अखंडता की अवधारणा के स्थान पर सामंतवाद और गिरोहबंदी की भावनाएं बढ़ने लगी और अर्थव्यवस्था संकुचित हो गई। इसके बावजूद जीवन शक्ति और अद्भुत दृढ़ता बची हुई थी, इसके साथ लचीलापन एवं अपने को ढालने की क्षमता। इसलिए वह बचा रह सका, नए संपर्कों और विचारधाराओं का लाभ उठा सका और कुछ दिशाओं में प्रगति भी कर सका। लेकिन यह प्रगति अतीत के बहुत से अवशेषों से जकड़ी रही और बाधित होती रही। ये था बेटे आपका युगों का दौर। इसमें क्या पढ़ा आपने? क्या पढ़ा सारांश में? भारत किस तरह से समृद्ध हुआ, कौन से शासक आए, कौन से नाटक बने, कौन से नए गणित शास्त्रों का निर्माण हुआ, किसने गणित की रचना की, और किस तरह से भारतीयों ने भी बाहर जाकर अपनी जो रचनाएं थी गणित वाली, वो बाहर जाकर उनको दिखाया और उनका क्या किया? विस्तार किया, उनको फैलाया बाहर के देशों में भी। ठीक है बेटा। भारत को स्वर्ण युग कहा जाता था गुप्त वंश के राज्य में। उसके बाद धीरे धीरे अंत होता गया, एकदम नहीं हुआ, धीरे धीरे ह्रास होता गया। हमारे इतने हर तरफ से उठे हुए आदमी का विचारों से, दर्शन से, राजनीति से, हर तरफ से हमारा देश कैसा था? उन्नति कर रहा था। इसलिए इसे स्वर्ण युग कहा गया था। लेकिन धीरे धीरे पतन होने लगा। पतन होने के बहुत से कारण थे। एक कारण बड़ा तो ये था कि बाहर से जो लोग थे वो क्या करा करते? बार बार आक्रमण करा करते। ठीक है, आक्रमण करने से क्या होगी? राजनीति जो है थोड़ी क्या होगी? लचीली हो गई। उसके बाद क्या हो गया? आक्रमण थे और उसके बाद समाज के अंदर क्या आ गई? कट्टरता आ गई। समाज बट गया किसमें? हिस्सों में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य जातियों का निर्माण हुआ। इसके निर्माण होने से लाभ नहीं हुआ बल्कि हानि हुई। क्या हानि हुई? क्योंकि जो लोगों को जो काम सौंपा गया उसने वही काम करना था। हो सकता है नीच जाति का आदमी एक अच्छा काम करने में सफल हो, लेकिन वह नहीं कर पाता था अपनी जाति में बंधे होने के कारण। ठीक है, इस तरह से भारत का जो है क्या होने लगा? धीरे धीरे बाहरी शक्तियों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया और भारत की सभ्यता का धीरे धीरे क्या होने लगा? पतन होने लगा। यही है बेटा। ओके।